बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारी इस डिस्कशन का एजेंडा है कि हम IS16 दैट इज़ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का जो स्टैंडर्ड है वो क्विकली कॉन्सेप्चुअली रिवाइज करें, ताकि एग्ज़ाम से पहले अगर आपने इस स्टैंडर्ड के जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है उसका एक क्विकली उनको रिकैप करना, तो आप इस लेक्चर के थ्रू वो सारी चीज़ें क्विकली रिकैप कर सकें। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में जो मज़ीद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके मैं आप लोगों को इसी तरह के समरी लेक्चर्स प्रोवाइड करूँ, ताकि एग्जाम से करीब या एग्जाम से पहले अगर आपने कम टाइम में इन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्विकली रिवाइज करना हो तो इस लेक्चर से आपको हेल्प हो रही हो। आज का एजेंडा हमारा IS16 दैट इज़ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। अच्छा, सबसे पहले इस स्टैंडर्ड में अगर हम प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन देखें तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में वो कहता है कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एक टेंजिबल आइटम होगा, यानी कि एक ऐसा एसेट जिसकी फिजिकल सब्सटेंस हो, जिसे देखा जा सके, जिसे छुआ जा सके। अगर एक ऐसा एसेट है जिसकी फिजिकल सब्सटेंस नहीं है तो फिर वो इंटेंजिबल एसेट बन जाता है, जिसके लिए एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। लेकिन एक ऐसा टेंजिबल आइटम जिसकी फिजिकल सब्सटेंस है, जिसे देखा जा सकता है, जिसे छुआ जा सकता है, जो इन तीन में से किसी एक या एक से ज़्यादा पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, जो इन तीन में से किसी एक या एक से ज़्यादा पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा हो और जिसकी यूज़फुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो। तो अगर कोई टेंजिबल आइटम है, फिर चाहे कोई मूवेबल एसेट हो, चाहे कोई इमूवेबल एसेट हो। मूवेबल एसेट का मतलब है मोटर व्हीकल, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी चीज़ें। इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास लैंड्स और बिल्डिंग आती है। तो एक टेंजिबल आइटम जो कि इन तीन में से किसी एक या एक से ज़्यादा पर्पज़ के लिए रखा जाए। यूज़ इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि आप अपने बिजनेस के उससे गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो या कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वो चीज़ इस्तेमाल हो रही है। रेंटल टू अदर्स, उसे दूसरों को रेंट पे देकर उनसे रेंटल इनकम जनरेट की जा रही है, रेंटल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या फिर बिजनेस के अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो कोई भी टेंजिबल आइटम जो कि कस्टमर के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल की जाए, या फिर रेंट पे देकर उससे रेंटल इनकम वगैरह जनरेट की जा रही हो, या फिर बिजनेस के अपने सेल्फ यूज़ में हो, एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ में हो। ये पहला क्राइटेरिया, पहली कंडीशन है कि इन तीनों में से कोई एक तरह से वो इस्तेमाल हो रहा हो एटलीस्ट, और फिर उसकी यूज़फुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये सारी बातें पूरी होती हैं, यानी कि इन तीन में से किसी एक जगह पे वो एसेट इस्तेमाल हो रहा है और उसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, तो ये टेंजिबल आइटम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाएगा। इसमें हमारे बिजनेस की प्लांट एंड मशीनरीज आती हैं, इसमें हमारे बिजनेस के मोटर व्हीकल्स आते हैं, इसमें हमारे बिजनेस के ऑफिस इक्विपमेंट्स और कंप्यूटर एसेसरीज वगैरह आती है, इसमें हमारी बिल्डिंग की लैंड आती है, इसमें हमारी बिजनेस की बिल्डिंग वगैरह आ रही होती है। एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर आपके पास लैंड और बिल्डिंग है, अगर आपके पास लैंड और बिल्डिंग है और उससे आप रेंट आउट करके उससे रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हो, उससे आप रेंट पे देकर उससे रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हो, तो इससे फिर हम IS16 का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं कहेंगे, इससे हम IS40 एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। अगर आप लैंड या बिल्डिंग किसी को रेंट पे देते हो तो ये लैंड या बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पर भी तो रेंट का लफ्ज़ आ रहा है सर, यहाँ पर जो ये रेंट का लफ्ज़ आ रहा है ये प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल या मूवेबल एसेट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर मैं मूवेबल एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, लैपटॉप, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स, इनको रेंट करके रेंटल इनकम कमा रहा हूँ तो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। लेकिन अगर मैं लैंड या बिल्डिंग को रेंट आउट करके रेंटल इनकम कमा रहा हूँ तो फिर ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, जिसके लिए हम IS40 का स्टैंडर्ड देखते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है कि कब हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अपनी बुक्स में, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मोर और लेस वही है जो जनरली एसेट्स का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया होता है। नंबर 1, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द एसेट विल फ्लो टुवर्ड्स द एंटिटी, यानी कि एसेट से एसोसिएटेड जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, कंपनी उसे हासिल करने की पोजीशन में हो, कंपनी उससे फ़ायदा लेने की पोजीशन में हो। दूसरे अल्फाजों में वो कह रहा है कि एसेट का कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, एसेट के रिस्क एंड ट्रांसफर आपके पास होने चाहिए। जनरली जब एसेट किसी हमारे कंट्रोल में होता है या हमारी लीगल ओनरशिप हो या हमारे कंट्रोल में हो या उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड हम हासिल करने की पोजीशन में आ जाएं, इसका मतलब है कि एसेट के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो गए। एंड दूसरी कंडीशन, ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तो आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिकॉग्नाइज करोगे। दूसरी कंडीशन है कि उस एसेट की कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो, उस एसेट की कॉस्ट को आप मेजर कर सको। अगर आपने एसेट परचेज किया है तो आपके पास परचेज प्राइस होगी, अगर आपने एसेट मैन्युफैक्चर किया है तो आपके पास एसेट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह अवेलेबल होगी। अब जब हमने रिकॉग्नाइज करने का सोच लिया कि भाई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिकॉग्नाइज करना है, तो फिर सवाल ये आता है कि इसको किस वैल्यू पे मेजर करेंगे, किस वैल्यू पे इसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, किस वैल्यू पे इसे अपनी बुक्स में डेबिट कर रहे होंगे। I16 ये कहता है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो इनिशियल मेजरमेंट होगी वो होगी कॉस्ट पे। I16 कहता है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की इनिशियल मेजरमेंट होगी कॉस्ट पे,
और कॉस्ट के यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 परचेज प्राइस, नंबर 2 डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट एंड नंबर 3 डिसमेंटलिंग कॉस्ट। वन बाय वन इन तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले परचेज प्राइस। एक एसेट को परचेज करने के लिए, एक एसेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपने जो भी प्राइस पे की, ये आपकी परचेज प्राइस है। अगर परचेज प्राइस पे आपको कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला है, कोई आपने रिफंडेबल टैक्सेस वगैरह पे किए हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट और रिफंडेबल टैक्सेस को आप परचेज प्राइस का पार्ट नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ वगैरह पे किए हैं, तो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ को हम परचेज प्राइस का पार्ट बना रहे होंगे। तो याद रखिएगा, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस और ड्यूटीज़ परचेज प्राइस का पार्ट बनती हैं। रिफंडेबल टैक्सेस, रिफंडेबल ड्यूटीज़ और ट्रेड डिस्काउंट को हम परचेज प्राइस का पार्ट कंसिडर नहीं करते। दूसरा एलिमेंट है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब है कि एसेट को मैनेजमेंट की डिजायर्ड लोकेशन और डिजायर्ड कंडीशन पे लाने के लिए जो भी नेसेसरी कॉस्ट इनकर होती है, वो सारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। भाई जब आप कोई एसेट खरीदते हो तो खरीदने के साथ तो वो इस्तेमाल करने की पोजीशन में नहीं आ जाता ना। उससे पहले आपने अपनी बिजनेस प्रीमिसेस तक लाना होता है, अपनी फैक्ट्री तक लाना होता है, उसे इंस्टॉल करना होता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी डिलीवरी है, उसकी इंस्टॉलेशन है, बहुत सारे लवाजमात है, उसकी टेस्टिंग वगैरह है। तो एक एसेट को खरीदने के बाद से लेकर अपनी डिजायर्ड कंडीशन, मैनेजमेंट की डिजायर्ड कंडीशन और लोकेशन पे लाने तक के टाइम तक जो भी सारा नेसेसरी खर्चा है, वो सारा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। चाहे आप एसेट को इंस्टॉल करवाने पे, कंस्ट्रक्ट करवाने पे खर्चा करो, चाहे एसेट के लिए कोई साइट प्रिपेयर करवाओ, चाहे एसेट की डिलीवरी या हैंडलिंग पे कॉस्ट लग रही हो, चाहे एसेट की इंस्टॉलेशन या असेंबली पे कॉस्ट लग रही हो, चाहे एसेट को टेस्ट रन प्रैक्टिकली कमर्शियल लेवल के ऊपर जब हम कोई प्लांट एंड मशीनरी, हैवी प्लांट एंड मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, तो पहले उसका ट्रायल रन करते हैं, पहले उसकी टेस्टिंग वगैरह करते हैं। तो टेस्टिंग वगैरह पे कोई खर्चा वगैरह हो या इससे एसोसिएटेड कोई प्रोफेशनल फीस वगैरह भी आपने इनकर की, ये सारी चीज़ें जनरली हमारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होती है, जिसे हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना रहे होते हैं। और तीसरा एलिमेंट है डिसमेंटलिंग कॉस्ट। एट टाइम्स एसेट की वजह से आपके ऊपर एक लीगल या कंस्ट्रक्टिव जिम्मेदारी आ जाती है, आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाती है कि जब भी एसेट की लाइफ एंड होगी ना, तो आपने उस एसेट को डिसमेंटल करना होगा, आपने उस जगह को रिस्टोर करना होगा उसकी ओरिजिनल कंडीशन में। तो अगर आपने कोई इस तरह की प्लांट एंड मशीनरी, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट या कोई भी ऐसी प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल की है जिसकी वजह से आपकी ये जिम्मेदारी है कि एसिड की लाइफ एंड होने पे आपने इस एसिड को डिसमेंटल करना है, आपने इसकी साइट को रिस्टोर करना है ओरिजिनल कंडीशन में, वो खर्चा करना पड़ेगा। तो जो भी डिसमेंटलिंग कॉस्ट फ्यूचर में लगनी है उसकी एक इनिशियल एस्टिमेट किया जाएगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी और डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू, डिसमेंटलिंग कॉस्ट के एस्टिमेट की जो प्रेजेंट वैल्यू है, ये भी एसिड की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो रहा होगा। तो ये 3 एलिमेंट्स है कॉस्ट के, परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट और डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पर डेफर्ड पेमेंट के हवाले से एक बात लिखी है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम एसेट परचेज तो कर रहे हैं लेकिन हम नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स पे उसकी पेमेंट नहीं कर रहे, हम नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स से बियॉन्ड जाके उसकी पेमेंट कर रहे हैं। देखो, अगर आप कोई एसेट परचेज कर रहे हो 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, विद इन अ ईयर अगर आप उसकी पेमेंट कर रहे हो तो फिर तो ये नॉर्मल क्रेडिट टर्म है। लेकिन अगर आपने कोई एसेट परचेज किया जिसकी पेमेंट आप 2 साल बाद करोगे, 5 साल बाद करोगे, 3 साल बाद करोगे, तो यहाँ पर आपको डेफर्ड पेमेंट का ऑप्शन मिला है। अब अगर कोई एसेट परचेज करते हुए डेफर्ड पेमेंट है, 1 साल के बाद पेमेंट करनी है, तो फिर जो भी फ्यूचर पेमेंट है या तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें या फिर उस एसेट की कैश इक्विवेलेंट प्राइस देखें या फिर उस एसेट की कैश इक्विवेलेंट प्राइस देखें। तो कैश इक्विवेलेंट प्राइस एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा, जो भी डेफर्ड पेमेंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगी। ग्रॉस अमाउंट को या इंटरेस्ट के पोर्शन को आप एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बना रहे होंगे। I16 हमें ये भी गाइड करता है कि कौन कौन सी चीज़ों को जनरली एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना चाहिए। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी, अगर आप कोई नई फैसिलिटी खोल रहे हो, कोई नई प्रोडक्ट ला रहे हो, कोई नई सर्विसेज ला रहे हो, तो आप ओपनिंग पे बड़ा खर्चा करते हो, उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने पे, उस चीज़ को मार्केट करने पे, अपने स्टाफ वगैरह को ट्रेन करने पे। तो इस सारी चीज़ों की कॉस्ट को आप एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस इंक्लूडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन इन विद द न्यू क्लास ऑफ कस्टमर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल ओवरहेड्स को हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। तो अगर आपने एक एसेट के लिए कोई लॉन्चिंग सेरेमनी, कोई मार्केटिंग, प्रमोशन, अपने स्टाफ की ट्रेनिंग, इस तरह की चीज़ों के ऊपर खर्चा किया, जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स वगैरह किए, तो इन चीज़ों को हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बना रहे होंगे। यहाँ पर एक बात लिखी नहीं है लेकिन आपका एग्जामिनर आपके साथ ट्रिक क्वेश्चन करेगा कि अगर एसेट की इंस्टॉलेशन में, अगर एसेट की डिलीवरी में कोई एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चालान पे कर दिया, कोई पेनल्टी लग गई, कोई भी एबनॉर्मल नुकसान हो गया, भाई एसेट को लाते हुए आपने लेट से सिग्नल तोड़ दिया
या एसिड को रास्ते में लाते हुए रास्ते से छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, या कोई भी एबनॉर्मल नेचर का आपका नुकसान हुआ, कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ, तो एबनॉर्मल लॉसेस को हम एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, एबनॉर्मल लॉसेस को हम एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बना रहे होंगे। फिर वंस इनिशियली जब आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कॉस्ट पे मेजर कर लिया, अब बारी आएगी इसकी डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन क्या है सर? डेप्रिसिएशन ये है कि जो भी एसिड की कॉस्ट है ना, जो भी एसिड की डेप्रिशिएबल अमाउंट है ना, उसे एसिड की यूजफुल लाइफ पे सिस्टमैटिकली अलोकेट करना। सिस्टमैटिकली अलोकेट करना मतलब है, सिस्टमैटिकली अलोकेट करने का मतलब है कि यार जिस तरह से एसिड आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है ना, वैसे आप उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट को डेप्रिशिएट करें। अगर एसिड हर साल कांस्टेंट इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है तो स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट करें। अगर एसिड पहले साल ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, दूसरे साल कम इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, फिर कम इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, तो वहाँ पर हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत डेप्रिसिएशन करते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक अलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक अलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर द यूजफुल लाइफ। याद रहे, डेप्रिसिएशन एसिड के इकोनॉमिक बेनिफिट्स का पैटर्न रिफ्लेक्ट करता है। अगर एसिड हर साल इक्वल इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है तो स्ट्रेट लाइन होगा, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है तो फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा। अगर एसिड के सिग्निफिकेंट पार्ट्स या कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनकी यूजफुल लाइफ अलग अलग है, भाई आपने एक जहाज़ खरीदा, उसके इंजन की लाइफ अलग हो सकती है, उसके इंटीरियर की लाइफ अलग हो सकती है, उसके एक्सटीरियर की लाइफ अलग हो सकती है। तो अगर एक एसिड के सिग्निफिकेंट पार्ट्स या कंपोनेंट्स हैं जिसकी लाइफ अलग अलग है, तो हर पुर्जे को उस पुर्जे की यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करेंगे, एक सिंगल लाइफ पे डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने ये आईपैड खरीदा, तो हो सकता है इसकी लाइफ 5 साल है, इसको मैं 5 साल पे डेप्रिशिएट करूंगा। लेकिन अगर मैं एक जहाज़ खरीद रहा हूँ तो इंजन की लाइफ डिफरेंट होगी, इंटीरियर की लाइफ डिफरेंट होगी, एक्सटीरियर की लाइफ डिफरेंट होगी, तो हर सिग्निफिकेंट पुर्जे को मैं अलग अलग उस पुर्जे की लाइफ पे डेप्रिशिएट कर रहा हूँगा। आम हालात में जो डेप्रिसिएशन आप रिकॉर्ड करोगे वो हर साल पीएनएल में एक्सपेंस आउट होता जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो रहा होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा होगा। अगर एसिड को किसी और एसिड को मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अगर एक एसिड को आप इस्तेमाल करते हो किसी और एसिड को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो फिर उस केस में हम डेप्रिसिएशन को दूसरे एसिड की कैरिंग वैल्यू में कैपिटलाइज करते हैं। भाई फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रैक्टर खरीदा, अब उस ट्रैक्टर से मैं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, तो अब उस ट्रैक्टर का जो डेप्रिसिएशन होगा वो मैं एक्सपेंस आउट नहीं करूँगा बस, बल्कि उस ट्रैक्टर का डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की कॉस्ट में, बिल्डिंग की कैरिंग वैल्यू में कैपिटलाइज कर रहा हूँगा। सर डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट करेंगे या डेप्रिसिएशन कब एंड करेंगे? सर डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे जब आपका एसिड अवेलेबल फॉर यूज़ हो। याद रहे, जिस दिन एसिड अवेलेबल फॉर यूज़ हो जाए, एक्चुअली आप यूज़ ना भी करें, अगर एसिड अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया है, आप इसका डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर देंगे। एक्चुअली यूज़ अगर बाद में भी कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन एसिड अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया उस दिन से डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगी। जिस दिन आपने एसिड को हेल्ड फॉर सेल यानी बेचने का इरादा कर लिया, या एसिड को वाकई में बेच दिया, डीरिकॉग्नाइज कर दिया, उस दिन आप एसिड की डेप्रिसिएशन को रोक दोगे। तो जिस वक्त अवेलेबल फॉर यूज़ हुआ उस वक्त डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी, जिस वक्त वाकई में बेच दिया या बेचने का इरादा कर लिया उस वक्त हम डेप्रिसिएशन रोक देंगे। अच्छा, एसिड की इस डेप्रिसिएशन के पूरे प्रोसेस में हम एसिड की रेजिडुअल वैल्यू इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम एसिड की यूजफुल लाइफ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम डेप्रिसिएशन को कोई ना कोई मेथड सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन मेथड ना, ये चीज़ें आपका अंदाज़ा है, ये चीज़ें आपके एस्टिमेट्स हैं। इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग की दुनिया में अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। भाई एसिड की 5 साल बाद, 10 साल बाद या यूजफुल लाइफ के एंड पे क्या रेजिडुअल वैल्यू होगी, ये आप आज श्योरिटी से तो नहीं कह सकते ना, एक अंदाज़ा है। एक एसिड कितने साल इस्तेमाल होगा ये आप आज तो श्योरिटी से नहीं कह सकते ना, ये एक अंदाज़ा है। एक एसिड के इकोनॉमिक बेनिफिट्स का पैटर्न क्या होगा, ये एक अंदाज़ा है। तो दीज थिंग्स रिप्रेजेंट्स योर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को हम हर साल के आखिर में रीअसेस करते हैं कि यार हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में कोई चेंज तो नहीं आ गया, और अगर इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में कोई चेंज आ जाए तो इन लाइन विथ IAS 8 अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को हम प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं अकाउंट फॉर करते। यानी जिस साल हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंज आएगा उस साल और आने वाले सालों में देखेंगे जो पहले रिकॉर्ड हो चुका, जो पिछले सालों में एंट्रीज बन चुकी, उसे जाकर रीस्टेट, उसे जाकर नहीं छेड़ रहे होंगे। और एक बात है जो कि हम करते भी नहीं है कि IAS 16 स्पेसिफिकली कहता है कि रेवेन्यू की बेसिस पे डेप्रिसिएशन नहीं होगी, डेप्रिसिएशन होगी तो स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या इसके अलावा हमारे पास 2-3 और मेथड्स अवेलेबल है। अब देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में आप क्या करते हो, आप एसिड की डेप्रिशिएबल अमाउंट को यूजफुल लाइफ पे डिवाइड कर देते हो। सर डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है? सर डेप्रिशिएबल अमाउंट है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। अगर मैं कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करूंगा तो डेप्रिशिएबल अमाउंट आएगी। डेप्रिशिएबल अमाउंट को मैं यूजफुल लाइफ से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन आ जाएगा।
अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर एसेट परचेज किया या ड्यूरिंग द ईयर एसेट बेच दिया तो फिर आपको नंबर ऑफ मंथ्स पे उसे प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। आप यूँ भी कर सकते हो कि आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो, 1 अपॉन यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100, 1 अपॉन यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका डेप्रिसिएशन का रेट आ जाएगा। जो भी डेप्रिसिएशन का रेट है उसे डेप्रिशिएबल अमाउंट पे मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। तो या तो डेप्रिशिएबल अमाउंट को यूजफुल लाइफ से डिवाइड करो या डेप्रिशिएबल अमाउंट को रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा होगा। याद रहे इस सारे प्रोसेस में एसेट की यूजफुल लाइफ इस्तेमाल की जाती है, इकोनॉमिक लाइफ नहीं। इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ में क्या फर्क है? इकोनॉमिक लाइफ का मतलब है एक एसेट की टोटल जिंदगी कितनी है, यूजफुल लाइफ का मतलब है कि मैं उस जिंदगी में से इस एसेट से कितने अरसे तक फायदा लूंगा। भाई फॉर एग्जांपल ये आईपैड चलाने को 10 साल चल जाएगा, लेकिन मेरे बिजनेस नेचर के हिसाब से मुझे हर 3 साल में अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ता है। तो इस आईपैड की इकोनॉमिक लाइफ 10 साल है, लेकिन इस आईपैड की मेरे लिए यूजफुल लाइफ 3 साल है। याद रखना यूजफुल लाइफ एंटिटी स्पेसिफिक होती है, मेरे बिजनेस के हिसाब से एंटिटी स्पेसिफिक मैं यूजफुल लाइफ देखता हूँ और हर जगह मैं यूजफुल लाइफ भी इस्तेमाल करूंगा, इकोनॉमिक लाइफ इस्तेमाल नहीं करूंगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि आप हर साल एसेट की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पे डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई करते हो। अगर पहला साल है तो कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई करोगे, अगर सब्सिक्वेंट ईयर्स है तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पे डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई किया जाएगा। एट टाइम्स एसेट की यूजफुल लाइफ आपको नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ ईयर्स में नहीं दी होती, प्रोडक्शन कैपेसिटी की फॉर्म में दी हुई होती है कि एसेट इतने घंटे चलेगा, एसेट इतने यूनिट्स बनाएगा। तो वहां पर हम यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, हम डेप्रिशिएबल अमाउंट लेते हैं कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, इसे एसेट की प्रोडक्शन कैपेसिटी से डिवाइड करते हैं कि भाई इस एसेट की टोटल इतने यूनिट्स बनेंगे, इस एसेट के टोटल इतने घंटे चलेंगे। तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डेप्रिशिएबल अमाउंट आ गया, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स प्रोड्यूस इन अ ईयर। उस पर्टिकुलर ईयर में एसेट ने कितने यूनिट्स बनाए, उस पर्टिकुलर यूनिट में एसेट कितने घंटे चला, ये हमारा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड के तहत डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा होगा। और एक और मेथड है जो कि बड़ा रेयरली इस्तेमाल भी होता है, एग्जाम में भी बड़ा रेयरली पूछा, बल्कि शायद कभी भी नहीं पूछा गया, दैट इज सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में पहले आप एसेट की जिंदगी के सम कैलकुलेट करते हो। यानी फॉर एग्जांपल एक एसेट की लाइफ 5 साल है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। एक एसेट की लाइफ 3 साल है तो 1 + 2 + 3 सम ऑफ ईयर्स डिजिट कैलकुलेट किया जाता है। और इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला यह है कि आप यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई करें यूजफुल लाइफ +1 डिवाइडेड बाय 2 से। यानी अगर 5 साल की यूजफुल लाइफ है ना तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरह से कर लो, या 5 मल्टीप्लाई बाय 5 + 1 दैट इज 6, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 कर लो, दोनों से सेम आंसर ही आएगा। अब हर साल आप क्या करो कि डेप्रिशिएबल अमाउंट को मल्टीप्लाई करो जितनी रिमेनिंग लाइफ है डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट जो आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया। यानी अगर पहला साल है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 करूँगा, दूसरा साल है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 करूँगा, तीसरा साल है तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 करूँगा। यानी हर साल के आखिर में मैं रिमेनिंग लाइफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट, ये बड़ा ही रेयर इस्तेमाल होता है तो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। अच्छा जी सर, व्हाट इफ हम एसेट एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में बार्टर ट्रांजेक्शन में एक्वायर करें। हमने एक एसेट अगर खरीदा है तो उसकी परचेज प्राइस है, लेकिन ऐसा भी तो सकता है कि आपने एसेट एक्सचेंज किया हो, आपने अपना पुराना कोई एसेट दिया बदले में कोई नया एसेट लिया। अब इस सिनेरियो में नए एसेट को कैसे मेजर करना है, कैसे वैल्यू करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। पहली प्रायोरिटी होगी कि अगर आप कोई एसेट एक्सचेंज में खरीद रहे हो तो आप अपने पास से जाने वाले एसेट की वैल्यू देखोगे। यानी आपके पास से जो आपके पास से एसेट गया उसकी जो भी फेयर वैल्यू होगी प्लस माइनस अगर आपने ओवर एंड अबव कोई कैश पे किया या रिसीव किया, ये नए एसेट की कॉस्ट बन जाएगी। भाई मैं आपको एक एसेट दे रहा हूँ, बदले में आपसे एक एसेट ले रहा हूँ, तो मैं जो एसेट आपसे ले रहा हूँ उसकी वैल्यू क्या होगी सर? उसकी वैल्यू होगी कि मैंने जो आपको एसेट दिया इसकी फेयर वैल्यू, अगर मैंने कोई ऊपर से कैश दिया तो उसे ऐड कर दूंगा, अगर मैंने कोई कैश रिसीव किया हो तो उसे माइनस कर दूंगा। तो बार्टर ट्रांजेक्शन में, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में पहली प्रायोरिटी होगी कि आप नए एसेट को जाने वाले एसेट की फेयर वैल्यू की बेसिस पे मेजर करें। इन केस कि आपके पास से जो एसेट जा रहा है उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल ना हो तो फिर आप आने वाले एसेट को, जो आपने एसेट रिसीव किया उसी की फेयर वैल्यू पे मेजर कर लें। पहली प्रायोरिटी होगी जाने वाले एसेट की फेयर वैल्यू की बेसिस पे। इन केस हमारे पास से जो एसेट जा रहा है उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है
तो हम नए आने वाले एसेट को नए आने वाले एसेट की फेयर वैल्यू पे मेजर कर लेंगे। और अगर इन केस कि जाने वाले एसेट आने वाले एसेट दोनों की फेयर वैल्यू अवेलेबल ना हो, या एसेट में इस एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस ना हो, आपने मार्केट से नहीं, आपने किसी रिलेटेड पार्टी से एसेट लिया, आपने किसी जानने वाले से एसेट लिया हो, तो इस तरह की ट्रांजेक्शन को हम कहते हैं कि इसमें कमर्शियल सब्सटेंस नहीं, आपने जानने वाले का फायदा उठा लिया। तो अगर एसेट के आने या जाने वाले एसेट की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, या ट्रांजेक्शन जो आपने की है उसकी कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो फिर आप आने वाले एसेट को जाने वाले एसेट की कैरिंग वैल्यू की बेसिस पे ही मेजर कर लोगे। यानी जो आपके पास से एसेट जा रहा है उसकी जो भी कैरिंग वैल्यू है, नए एसेट को उस कैरिंग वैल्यू की बेसिस पे ही मेजर कर लिया जाएगा, प्लस माइनस जो भी कैश ऊपर पे किया या रिसीव किया है। क्लियर हो गई बात? देन सब्सिक्वेंट कॉस्ट, ये बड़ा ही प्रैक्टिकल कॉमन कॉन्सेप्ट है। भाई अगर आपने कोई एसेट खरीदा है तो ज़रूरी थोड़ी है कि एसेट को खरीदते वक्त ही उस पर खर्चा हुआ, बाद में भी तो खर्चा हो सकता है। जैसे हम कभी कभार अगर हम अपने घर मतलब अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल देखें, अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हो तो क्या गाड़ी को खरीदते वक्त ही खर्चा होता है? नहीं, आप उसकी रेगुलर ट्यूनिंग करवाते हो, ओवरऑलिंग करवाते हो, ऑयलिंग वगैरह करवाते हो, सर्विसेज भी करवाते हो, कभी कभार टायर भी चेंज करवाते हो, कभी कभार इंजन भी रिपेयर करवाते हो। बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं प्रैक्टिकली भी, प्लांट एंड मशीनरीज में, ऑफिस इक्विपमेंट्स में, कि एसेट को खरीदने के बाद सब्सिक्वेंटली भी उस पर खर्चा होता है। स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपने एसेट पे सब्सिक्वेंटली कोई खर्चा किया तो आपने ये समझना है कि यार उसका नेचर क्या है। क्या वो एसेट के ऊपर की जाने वाली सब्सिक्वेंट कॉस्ट एसेट की जिंदगी बढ़ा रहा है, एसेट के बेनिफिट्स बढ़ा रहा है, या वो रूटीन नेचर की रिपेयर एंड मेंटेनेंस ओवरऑलिंग कॉस्ट है। अगर सब्सिक्वेंट कॉस्ट की वजह से आपका एसेट इंप्रूव हो रहा है, यानी उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ रहे हैं, या उसकी लाइफ बढ़ रही है, या वो कोई रिप्लेसमेंट पार्ट है, आपने एक पुर्जा निकाल कर दूसरा पुर्जा लगा दिया, आपने गाड़ी के टायर चेंज करवा लिया, आपने गाड़ी का इंजन चेंज करवा लिया, आपने गाड़ी का इंटीरियर चेंज करवा लिया, तो अगर एसेट की ज़िंदगी बढ़ रही है, एसेट की परफॉर्मेंस बढ़ रही है, या किसी पार्ट को रिप्लेस किया जा रहा है, तो इस तरह के सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को, इस तरह की सब्सिक्वेंट कॉस्ट को हम कैपिटलाइज कर रहे होंगे। तीन चीज़ें, या तो कोई रिप्लेसमेंट पार्ट हो, एक पुर्जा निकाल कर नया पुर्जा लगा दिया, या एसेट की लाइफ बढ़ जाए, या एसेट की परफॉर्मेंस बढ़ जाए, उसकी वैल्यूज़ बढ़ जाए, उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ जाए। अगर इन तीन में से कोई एक बात है, आप इस तरह के सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स को कैपिटलाइज कर रहे होंगे। लेकिन अगर एक एसेट को कंटिन्यूसली ऑपरेशन में रखने के लिए आपको खर्चा करना पड़ता है, जैसे आप अपनी गाड़ियों की रेगुलर सर्विसिंग करवाते होंगे ना, ट्यूनिंग करवाते होंगे, इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी की भी ऑयलिंग होती है, ट्यूनिंग होती है, सर्विसिंग वगैरह होती है। तो एसेट को कंटिन्यूसली यूज़ में रखने के लिए जो खर्चा किया जाता है, उससे एसेट की ज़िंदगी नहीं बढ़ती, बस उसकी परफॉर्मेंस मेंटेन होती है, उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं बढ़ते, उसकी परफॉर्मेंस मेंटेन होती है। तो इस तरह के खर्चे को हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, इस तरह के खर्चे को हम एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। अच्छा, ये जो बात मैंने बताई है यहाँ नहीं, ये बात यहाँ लिखी है कि डू नॉट कैपिटलाइज द कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग। जो आप डे टू डे सर्विसिंग वगैरह खर्चा करते हो वो आपका कैपिटलाइज नहीं होगा। यहाँ पर कुछ और बात लिखी है, यहाँ पर लिखा है कि प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसा एसेट इस्तेमाल कर रहे हो जिसको चलाने के लिए हर पीरियोडिक इंटरवल के बाद आपको सेफ्टी इंस्पेक्शन करवानी पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल एक एविएशन इंडस्ट्री है जिनके पास प्लेन है, अब प्लेन्स के लिए रिक्वायरमेंट है कि हर 5 साल बाद उनकी इंस्पेक्शन होगी, अगले 5 साल उसको उड़ाने के लिए, उस जहाज़ को मजीद 5 साल उड़ाने के लिए हर 5 साल के बाद उसकी इंस्पेक्शन होगी। अब ये खर्चा ज़रूरी है एसेट को अगले 5 साल यूज़ करने के लिए। तो अगर इस तरह के कंटिन्यूड ऑपरेशन के लिए आपको मेजर इंस्पेक्शन वगैरह करवानी पड़ रही है, तो अब इस मेजर इंस्पेक्शन को आप एसेट की कैरिंग वैल्यू में कैपिटलाइज करेंगे। हमने इसकी एग्जांपल्स वगैरह भी क्लास में देखी है कि अगर किसी प्लेन की हर 5 साल बाद इंस्पेक्शन करवानी पड़ रही है, किसी प्लांट एंड मशीनरी की हर 10 साल बाद इंस्पेक्शन करवानी पड़ रही है, जो कि एसेट को यूज़ करने के लिए ज़रूरी है, तो फिर इस तरह के खर्चों को हम एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर रहे होते हैं। देन हमारे पास सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट आता है कि अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को इनिशियली मेजर कर लिया, डेप्रिशिएट कर लिया, सब्सिक्वेंट कॉस्ट की ट्रीटमेंट देख ली, सब्सिक्वेंटली ईयर एंड पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कैसे मेजर करना है, हर ईयर एंड पे हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कैसे मेजर करेंगे। यहाँ पर IAS 16 हमें 2 ऑप्शंस देता है, 2 पॉलिसी चॉइस देता है। हम चाहें तो कॉस्ट मॉडल फॉलो करें, हम चाहें तो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करें, लेकिन शर्त यह है कि जो भी मॉडल फॉलो करोगे वो इंटायर क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर तुम बिल्डिंग के लिए कॉस्ट मॉडल रख रहे हो तो सारी बिल्डिंग को कॉस्ट मॉडल में रखना।
अगर बिल्डिंग के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल रख रहे हो तो सारी बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन मॉडल में रखना। अगर प्लांट एंड मशीनरी के लिए कॉस्ट मॉडल है तो सारी प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट मॉडल पे। अगर प्लांट एंड मशीनरी के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल है तो सारी प्लांट एंड मशीनरी को रिवैल्यूएशन मॉडल पे। हाँ, तुम ये कर सकते हो कि बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन मॉडल में रखो, प्लांट को कॉस्ट मॉडल में रखो, व्हीकल को रिवैल्यूएशन मॉडल में रखो, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स को कॉस्ट मॉडल पे रखो। तो अलग अलग क्लास ऑफ एसेट के लिए अलग अलग मॉडल हो सकता है, लेकिन एक क्लास के लिए एक मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा। कॉस्ट मॉडल में अभी इसमें डिटेल्स में जाऊंगा। कॉस्ट मॉडल में हम हर साल एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं। I16 के तहत अगर इम्पेयरमेंट के इंडिकेटर्स वगैरह हों, वो हम I16 में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो एसेट को इम्पेयर भी किया जाएगा। और हर साल के आखिर में कॉस्ट से एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेट इम्पेयरमेंट माइनस करने के बाद जो भी कैरिंग वैल्यू आएगी, एसेट को कैरिंग वैल्यू पे मेजर किया जाएगा। हर साल के आखिर में एसेट को डेप्रिशिएट करोगे, अगर इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट है तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करोगे, और फिर जो भी इन दी एंड कैरिंग वैल्यू आएगी उस पर एसेट को मेजर करेंगे। रिवैल्यूएशन मॉडल में भी हम एसेट को करते हैं डेप्रिशिएट ही है, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग वगैरह हो वो भी करते हैं, लेकिन इन दी एंड अपने एसेट को फेयर वैल्यू पे लेकर आते हैं। इन दी एंड अपने एसेट को फेयर वैल्यू पे लेकर आ रहे हैं। हर साल के आखिर में डेप्रिशिएट करने के बाद एसेट की फेयर वैल्यूएशन होती है। इनको मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। पहले बात करते हैं कॉस्ट मॉडल की। कॉस्ट मॉडल में देखो, एक तो स्टैंडर्ड की वर्डिंग्स हैं कि कॉस्ट पे मेजर किया, डेप्रिशिएट किया, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की और कैरिंग वैल्यू पे लेकर आ गए। लेकिन जब मैं बहुत सारी बातों को IAS 36 वगैरह को मिला जुला कर सब पढ़ता हूँ ना, तो मैंने एक बड़ा सिंपल सा आपको थंब रूल बना के दिया था। मैंने कहा था कॉस्ट मॉडल में आपने एसेट को कैरी करना है लोअर ऑफ टू थिंग्स। वन इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, सेकंड इज रिकवरेबल अमाउंट। जब कॉस्ट मॉडल में आप अपने एसेट को लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट या रिकवरेबल अमाउंट पे मेजर करोगे ना, खुद ब खुद तुम्हारे पास इम्पेयरमेंट भी सही कैलकुलेट होगी। खुद ब खुद अगर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट है तो वो भी सही कैलकुलेट होगी। तुम्हें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बस लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट या रिकवरेबल अमाउंट उठाओ, खुद ब खुद इम्पेयरमेंट का नंबर भी आ जाएगा, खुद ब खुद रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट का नंबर भी आ जाएगा। सवाल ये है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट किसे कहते हैं, सवाल ये है कि रिकवरेबल अमाउंट किसे कहते हैं। सर, हिस्टोरिकल कॉस्ट एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक अज्यूम्ड कॉन्सेप्ट है। एसेट की क्या कैरिंग अमाउंट हो, अगर एसेट कभी रिवैल्यू या इम्पेयर्ड ना हो, सिर्फ डेप्रिशिएट हो, किसी भी पॉइंट पे किसी भी ईयर एंड पे अगर एसेट आज से पहले कभी इम्पेयर्ड ना हुआ होता, रिवैल्यू ना हुआ होता, सिर्फ डेप्रिशिएट होता, तो इसकी क्या कैरिंग वैल्यू होगी। दिस इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट इज एन हाइपोथेटिकल नंबर कि यार अगर ये एसेट कभी पास में इम्पेयर्ड ना हुआ होता, अगर ये एसेट कभी पास में रिवैल्यू ना हुआ होता, सिर्फ डेप्रिशिएट होता, तो आज इसकी क्या कैरिंग वैल्यू होती। ये कैरिंग वैल्यू कहलाई जाती है हिस्टोरिकल कॉस्ट। और रिकवरेबल अमाउंट दो चीज़ों का हायर है। रिकवरेबल अमाउंट दो चीज़ों का हायर है, वैल्यू इन यूज़ और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इसके बारे में डिटेल में IAS 36 में पढ़ेंगे। लेकिन वैल्यू इन यूज़ क्या होती है कि एसेट को यूज़ करके उसका कितना बेनिफिट लिया जा सकता है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या होती है कि अगर मैं आज एसेट को बेच दूँ तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे और बेचने में कितना खर्चा होगा। तो रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज़ और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज कैरिंग अमाउंट एज इफ एसेट इज ओनली डेप्रिशिएटेड, नेवर रिवैल्यूड, नेवर इम्पेयर्ड। इन दोनों में से जो भी लोअर आए आप एसेट को उस पर कैरी करें। खुद ब खुद तुम्हारा इम्पेयरमेंट का नंबर भी सही कैलकुलेट होगा, खुद ब खुद तुम्हारा रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट का नंबर भी सही कैलकुलेट होगा। देन दूसरा मॉडल है हमारे पास रिवैल्यूएशन मॉडल। अब रिवैल्यूएशन के हवाले से यहाँ पर थ्योरी वगैरह लिखी है, लेकिन पहले थोड़ा सा रिवैल्यूएशन को समझते हैं। रिवैल्यूएशन मॉडल में भी आप हर साल के आखिर में एसेट को करते डेप्रिशिएट ही हो, लेकिन डेप्रिशिएट करने के बाद एसेट को फेयर वैल्यू पे लेकर आ जाते हो। अब एक तरीका तो यह है कि अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही है तो रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस OCI में जाएगा। अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही है तो रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट P&L में जाएगा। लेकिन व्हाट इफ कि आपने एसेट को अपवर्ड रिवैल्यू किया और फिर आगे जाके डाउनवर्ड रिवैल्यू किया। व्हाट इफ आपने एक एसेट को डाउनवर्ड रिवैल्यू किया लेकिन आगे जाके अपवर्ड रिवैल्यू किया। तो उसके लिए मैं आपको एक रूल, एक जुगाड़ बताता हूँ। मैं जुगाड़ ये बताता हूँ कि जब भी आपने एसेट को रिवैल्यू करना है ना, आप पहले उस दिन उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट फाइंड आउट करें कि जिस दिन आप एसेट को रिवैल्यू कर रहे हो उस दिन उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है। फिर आप ये देखो कि रिवैल्यूएशन के नतीजे में एसेट हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर मूव हो रहा है, रिवैल्यूएशन के नतीजे में एसेट हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर मूव हो रहा है या हिस्टोरिकल कॉस्ट के नीचे मूव हो रहा है, यानी उसकी वैल्यू। अगर रिवैल्यूएशन हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर चल रही है
तो ये इम्पैक्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस OCI अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा। अगर रिवैल्यूएशन हिस्टोरिकल कॉस्ट के नीचे नीचे चल रही है तो ये इम्पैक्ट रिवैल्यूएशन P&L में जा रहा होगा। अगर पहली बार रिवैल्यू कर रहे हो ना तो बड़ा आसान है, अपवर्ड रिवैल्यू है रिवैल्यूएशन सरप्लस OCI, डाउनवर्ड रिवैल्यू है रिवैल्यूएशन लॉस P&L। लेकिन अगर पहले एक दफ़ा रिवैल्यू कर चुके हो और अब दोबारा रिवैल्यू कर रहे हो तो फिर ये मेहनत करनी पड़ेगी। हिस्टोरिकल कॉस्ट के अबव जो भी रिवैल्यूएशन होगी, चाहे अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो चाहे डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस OCI में जाएगी। हिस्टोरिकल कॉस्ट के नीचे जो भी रिवैल्यूएशन हो, चाहे अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड, ये रिवैल्यूएशन P&L में जा रही होगी। अब यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात करते हैं। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया जा रहा है तो शर्त यह है कि पूरी क्लास ऑफ एसेट पे, उस ग्रुप के, उस क्लास के सारे एसेट पे रिवैल्यूएशन मॉडल ही अप्लाई होगा। यहाँ पर यही बात लिखी है जो मैंने आपको बताई है कि इंक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा, डिक्रीज होगा तो P&L में जाएगा, और फिर वो बारीकियाँ। रिवैल्यूएशन को रिकॉर्ड करने के दो तरीके थे, एक था नेट रिप्लेसमेंट मेथड, एक था ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड। हमेशा एग्जाम में नेट रिप्लेसमेंट मेथड ही आया है, कभी ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड आया नहीं है, लेकिन आपको दोनों पता होने चाहिए। नेट रिप्लेसमेंट मेथड में क्या होता है कि आप जब भी एसेट को रिवैल्यू करते हो, पहले एसेट के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एसेट की कॉस्ट से नॉक ऑफ कर देते हो। यानी जब भी तुम्हें रिवैल्यू करना है ना, पहली एंट्री बनाओ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कॉस्ट क्रेडिट। जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस था उसे डेबिट करके कॉस्ट क्रेडिट कर दो। इससे होगा कुछ भी नहीं, एसेट अपनी कैरिंग अमाउंट के बराबर ही रहेगा। पहले भी एसेट कैरिंग अमाउंट पे था, अब भी कैरिंग वैल्यू पे रहेगा, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो नेट रिप्लेसमेंट मेथड में रिवैल्यूएशन करने से पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कॉस्ट क्रेडिट, जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस है उसे नॉक ऑफ कर दो। एसेट की कैरिंग वैल्यू उसकी कॉस्ट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर रिवैल्यूएशन की एंट्री बनाओ। अपवर्ड रिवैल्यूएशन है तो एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट या P&L क्रेडिट। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है तो एसेट क्रेडिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट या P&L डेबिट हो रहा होगा। ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि अगर एसेट को अपवर्ड या डाउनवर्ड रिवैल्यू किया जा रहा है तो हम उसकी कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों को प्रोपोर्शनली बढ़ाते हैं या कम करते हैं। ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड में अगर एसेट की अपवर्ड रिवैल्यूएशन है तो कॉस्ट को और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को दोनों को इस तरह से प्रोपोर्शनेटली बढ़ाया जाता है कि कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू बन जाए। अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है तो कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इस तरह से प्रोपोर्शनेटली कम किया जाता है कि कैरिंग वैल्यू फेयर वैल्यू के बराबर आ जाए। अब वो न्यूमेरिकली जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह देखते तो हमने ये चीज़ें देखी। सर रिवैल्यूड एसेट की डेप्रिसिएशन कैसे होगी? सर रिवैल्यूड एसेट की डेप्रिसिएशन वैसे ही होगी जैसे किसी नॉर्मल एसेट की डेप्रिसिएशन होती है। जो भी रिमेनिंग लाइफ है, जो भी कैरिंग वैल्यू, उसे रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दें। हाँ, अगर एक एसेट जिसके ऊपर आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट किया हुआ है उससे अगर डेप्रिशिएट कर रहे हो, अगर एक एसेट है जिस पर रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस आ रहा है उसे डेप्रिशिएट किया जा रहा है, तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपने रिटेन अर्निंग्स में ले जाना होगा। एक एसेट को आपने अपवर्ड रिवैल्यू किया, अब सब्सिक्वेंट ईयर्स में उसे डेप्रिशिएट कर रहे हो, तो जो भी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होता है ना उससे आप रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल कर रिटेन अर्निंग में ले जाते हो। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, ये हर साल होता रहेगा। ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? सर न्यू डेप्रिसिएशन और नॉर्मल डेप्रिसिएशन का डिफरेंस ले लें या रिवैल्यूएशन सरप्लस के बैलेंस को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दें। ज़्यादा आसान तरीका है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस के बैलेंस को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दो। रिवैल्यूएशन सरप्लस के बैलेंस को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करो, हर साल एक हिस्सा रिवैल्यूएशन सरप्लस से उठाकर रिटेन अर्निंग में लेते जाओ। सर कब कब रिवैल्यूएशन करेंगे? क्या हर साल रिवैल्यूएशन करनी है? नहीं। स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर कोई एसेट ऐसा है जिसकी वैल्यू बहुत वॉलेटाइल है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, तो अगर एसेट की वैल्यू हाईली वॉलेटाइल है तो फिर हर साल रिवैल्यूएशन करनी होगी। लेकिन अगर एसेट की वैल्यू लेस वॉलेटाइल है, इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती, तो तुम 3 से 5 साल की फ्रीक्वेंसी अडॉप्ट कर सकते हो। हर 3 साल बाद रिवैल्यू कर लो, हर 4 साल बाद रिवैल्यू कर लो, हर 5 साल बाद रिवैल्यू कर लो, ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर वैल्यू हाईली वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा चेंज होती है, तो फिर तुम्हें हर साल एसेट को रिवैल्यू करना पड़ेगा। देन डी रिकॉग्निशन, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट। जब आप एक एसेट को बेच दो या बेचने का इरादा कर लो तो आपने एसेट को डी रिकॉग्नाइज कर देना। जो भी आपके पास कैश आया डेबिट हो जाएगा, कॉस्ट क्रेडिट हो जाएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा और बैलेंसिंग गेन और लॉस आ जाएगा। यानी कॉस्ट माइनस कैरिंग अमाउंट आपका गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाएगा। कॉस्ट माइनस कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल। कैश एंड बैंक डेबिट हो रहा होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा होगा, कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा और इस एंट्री में बैलेंसिंग गेन और लॉस का नंबर बनेगा। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि अगर एक एसेट को आपने रिवैल्यू किया हुआ है और उसके ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस है और अब आपने उसको बेच दिया, अब आपने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया,
तो जितना भी रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस बचा है सारा एक साथ रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। जो काम तुम यहाँ पर हर साल थोड़ा थोड़ा करते थे ना, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, उस एसेट को बेच दिया अगर, तो सारा रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस एक साथ रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो जाएगा, रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो जाएगा। देखिए आपके लेवल के ऊपर ना या तो एग्जामिनर आई16 की जनरल एंट्रीज पूछ रहा होगा, या आपसे टी अकाउंट बनवा रहा होगा, या वो आपसे आई16 के नोट्स बनवा सकता है। अब आई16 के नोट्स में कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं कि भाई ये तो आपने प्रेजेंट करना ही करना है। मेजरमेंट बेसिस क्या है, एसेट को कैसे मेजर कर रहे हो, एसेट के लिए कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड है, एसेट की क्या यूजफुल लाइफ या डेप्रिसिएशन के रेट्स हैं, एसेट की क्या कैरिंग अमाउंट्स और डेप्रिसिएशन की वैल्यू, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नंबर है साल के शुरू में, साल के आखिर में, और पूरी एक रिकन्सिलेशन देनी होती है, एडिशन डिलीशन डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह। ये सारी बातें जो यहाँ लिखी है ना वो इस फॉर्मेट के अंदर अकाउंट फॉर हो जाती है। अब हर क्लास की अलग लाइन आइटम बनाते हो, कॉस्ट की मूवमेंट अलग बनाते हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की मूवमेंट अलग बनाते हो, और कैरिंग अमाउंट दिखाते हो। कॉस्ट की मूवमेंट में क्या क्या आता है, ओपनिंग कॉस्ट, एडिशन, अगर कोई रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट है, कोई और एडजस्टमेंट है, डिस्पोजल, क्लोजिंग बैलेंस। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या आता है, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर कोई डेप्रिसिएशन या इम्पेयरमेंट वगैरह है, कोई और एडजस्टमेंट है, कोई डिस्पोजल है, क्लोजिंग बैलेंस। कॉस्ट से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, और हर एसेट के नीचे उसका मेजरमेंट मॉडल लिख दें कि उसका मेजरमेंट मॉडल लिख दें कि कॉस्ट मॉडल है या रिवैल्यूएशन मॉडल है, उसका डेप्रिसिएशन मेथड लिख दें कि स्ट्रेट लाइन मेथड है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, और इसकी यूजफुल लाइफ या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लिख दें कि कितनी यूजफुल लाइफ है, कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी हैं कि अगर आपने एसेट प्लेज करवाया हुआ है, किसी को गिरवी रखवाया हुआ है, तो उसके बारे में बता दो। अगर आपका कोई एसेट पे एक्सपेंडिचर वगैरह है, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दो। आपने एसेट को खरीदने के हवाले से कोई कमिटमेंट वगैरह कर रखी है तो उसकी डिटेल वगैरह दे दो। अगर कोई एसेट के हवाले से कंपनसेशन वगैरह, मतलब अगर आपके पास कोई भी थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन दी है ना सवाल में कि जो आपको लग रहा है एक्स्ट्रा है, वो बातें आप नोट्स में बता देते हो। इसी तरीके से अगर आपका एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल में है तो हम ये बताते हैं कि भाई हमने किस दिन रिवैल्यूएशन करवाई, किस रिवैल्यूअर से अपने एसेट को रिवैल्यू करवाया, अगर एसेट रिवैल्यू ना होता तो इसकी क्या वैल्यू होती, रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कितना आ रहा है। तो ये सारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि ये सारी चीज़ें आपने डिस्क्लोज करनी होती है। इसी तरह से कुछ और एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई एसेट फॉर द टाइम बीन आइडियल है, इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो भी डिस्क्लोज कर दें। कोई एसेट है जो कि फुली डेप्रिशिएटेड, पूरा डेप्रिशिएट हो चुका है लेकिन अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, इसके बारे में भी बता दें। किसी एसेट को आपने रिटायर कर दिया है अपने एक्टिव यूज़ से, यानी कि अब आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसके बारे में बता दें। अगर कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी फेयर वैल्यू क्या हो सकती है ये बताना चाहो, ये भी सारी बातें बता सकते हो। कट शॉर्ट बात यह है कि तुम्हें जो भी सवाल में डेटा देना वो सारी बातें थ्योरेटिकली नोट के नीचे लिख दो। मतलब आपने इस तरह का डिस्क्लोजर बनाया, उसके आगे उसके बाद नोट नंबर डाल के ये बातें थ्योरेटिकली लिख दो कि भाई इस दिन रिवैल्यूएशन करवाई, इस बंदे ने रिवैल्यूएशन की, जो भी बातें आपके सवाल में गिवन होगी। तो ये हमारा एक क्विक रिवीजन था I16 का, दैट इज प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं आपको क्विकली अच्छे से रिवाइज करवा सका हूँ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम मजीद स्टैंडर्ड किस तरह से समरी लेक्चर्स या क्विक लेक्चर्स आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो रही हो। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।